सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। खिलजी डायनेस्टी हम लोग देख रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का अभियान अपने सेनापति मलिक काफूर को और तेलंगाना के वारंगल में भेजा। वहाँ के काकतीय राजा प्रतापरुद्र देव को पराजित किया और वहाँ से कोहिनूर हीरा को प्राप्त करके ये वापस अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ा। वारंगल में आगे बढ़ने पर इसे समुद्र दिखा और इसे ही दुनिया का अंत समझा और अपने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी की उपाधि दी। सिकंदर सानी का मतलब विश्व विजेता। अलेक्जेंडर जो विश्व विजेता थे, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को इसके सेनापति ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो इसे ही अब दुनिया का अंत समझ रहा था। कोहिनूर हीरा को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर सर्वप्रथम लाने वाला अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कोहिनूर हीरा अपने आप में क्वेश्चन को फॉर्म करता है। दक्षिण भारत से लेकर मैं सर्वप्रथम मलिक काफूर ने लाया। और अपने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को उपहार में प्रस्तुत किया, जिसे उसके सुल्तान ने अपने ताज पर लगाया। नेक्स्ट इसके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स भी थे। क्या है? सबसे पहले इन्होंने जजिया और ज़कात को लगाया। जजिया एंड ज़कात जजिया इज़ द टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स, गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर जो लगाया जाता था उसे जजिया बोलते थे। और ये उसकी किसी भी सिटीजन्स पे, किसी भी नागरिक पर लगाया जाने वाला उसकी आमदनी का 1/3 से 2/3 तक होता था। ज़कात मुस्लिम्स पे लगाया जाता था फॉर रिलीजियस डेवलपमेंट, धार्मिक कर था, और ये 1/40 होता था, जिसे हम लोग 2.5% बोलते हैं। जजिया सारे हिंदू बिरादरी पे लगाया जाता था एक्सेप्ट ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों को छोड़कर। नेक्स्ट इसने चराई कर और घराई कर भी लगाया। चराई कर को एनिमल फीडिंग टैक्स, मवेशियों को जो खाने के लिए दिया जाता था उसके ऊपर भी इन्हें टैक्स लगाया। हाउस टैक्स, जितने भी घर थे सभी घरों पर टैक्स लगाया। साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को, प्राइस फिक्सेशन को बहुत सुदृढ़ता के साथ लागू किया। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को बाजार में जितने भी कमोडिटीज़ थे, जितने भी वस्तुएं थी, उसके प्राइस को फिक्स किया। साथ ही ये भी फरमान जारी किया कि जो भी व्यक्ति किसी भी वस्तु के विक्रय में, बेचने में वजन कम देता है तो उसके शरीर से उतना ही मांस निकाल लिया जाएगा, जिससे लोगों में खौफ पैदा हुआ और इस प्रथा, जो ठगी टाइप की प्रथा थी, उससे निजात पाया। ये एक्चुअली मुद्रास्फीति में भी कंट्रोल किया। मूल्य नियंत्रण हुआ तो मुद्रास्फीति से रिलेटेड है, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया।
और कमोडिटीज़ का प्राइस नहीं बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन भी होगा। इन्फ्लेशन महंगाई से रिलेटेड है। इसने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार विरोधी और कर विभाग की स्थापना की। कर विभाग की स्थापना की। एंटी करप्शन एंड टैक्स डिपार्टमेंट, जिसे दीवाने मुस्तक राज बोला गया। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दीवाने मुस्तक राज क्या था? मुस्तक राज अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क्स भी किए, जिसमें सबसे पहला था सीरी का किला। सीरी का किला का निर्माण इसने मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए किया। मंगोल के आक्रमण कंटिन्यूसली इल्तुतमिश के समय हुआ नहीं, उसके बाद से जितने भी सुल्तान आए कंटिन्यूसली हो रहा था। उनसे बचने के लिए किया। और अपनी राजधानी दिल्ली से सीरी किया। सीरी दिल्ली के अंदर ही थी। अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया, जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का एक्सटेंशन था, उसका विस्तार था। हौज खास में चोर मीनार का निर्माण करवाया। इस चोर मीनार में जो भी चोर पकड़े जाते थे, इसमें 225 होल थे और 225 जो छेद बनाए हुए थे उनमें उनके सर को भाले पे दिखा के प्रदर्शन किया जाता था। क्यों? इट वर्क्स एज ए डिटरेंट टू थिप्स। ये चोरों में भय व्याप्त करने के लिए किया गया चोर मीनार का निर्माण। इसकी मृत्यु 1316 ईस्वी में हो गई। इसके बाद यहाँ का शासक, इसका पुत्र मुबारक खिलजी बनेगा 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक। मुबारक खिलजी अयोग्य सुल्तान था। इसके समय में मलिक कफूर ही डोमिनेट किया। सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, मिलिट्री पावर सारे के सारे मलिक कफूर के हाथ में था। मलिक कफूर जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। नेक्स्ट सुल्तान 1316 से 20 तक अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र मुबारक खिलजी बनेगा। अयोग्य था और दरबार में ये स्त्रियों के कपड़े भी पहन के आ जाया करता था। दरबार में स्त्रियों के कपड़े पहनकर आ जाता था। ऐसा कौन सा सुल्तान था, क्वेश्चन पूछा गया, जो दरबार में स्त्रियों के कपड़े भी पहन के आ जाया करता था? मुबारक खिलजी। इसे पद से हटाकर इसकी हत्या मलिक कफूर ने ही कर दी। इसके बाद सिंहासन पर खुसरो शाह बैठा। मलिक कफूर की भी हत्या इसके दरबारियों के द्वारा ही कर दी गई, क्योंकि वो बहुत महत्वाकांक्षी था। वो अपने पुत्र को इस सिंहासन में बैठाना चाहता था। साथ ही साथ उसका इसलिए भी विरोध होने लगा क्योंकि उसने अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र की भी हत्या की थी।
तो एक षड्यंत्र के तहत मलिक कफूर की भी हत्या हो गई। खुसरो शाह भी एक डरपोक और अकुशल अयोग्य सुल्तान था। इसका फायदा उत्तर पश्चिम के इक़्तिदार मलिक गाजी ने उठाया। और इसको पद से हटाकर इसकी हत्या कर दी और दिल्ली में एक नए सल्तनत की स्थापना की जो तुगलक वंश के नाम से जाना जाएगा। जितने भी डायनेस्टी आए, गुलाम डायनेस्टी आए, खिलजी डायनेस्टी आए, लोधी डायनेस्टी आएगा, सबसे कम शासनकाल खिलजी वंश का रहेगा। ये मात्र 30 सालों तक शासन किया। पूछा जाता है असेंडिंग ऑर्डर में कि सबसे ज़्यादा शासन किसका रहा, सबसे कम शासन किसका रहा। तो सबसे कम शासन खिलजी डायनेस्टी का रहा। खिलजी डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा शासन अलाउद्दीन खिलजी का रहा। खिलजी डायनेस्टी का सबसे बड़ा पावरफुल रूलर अलाउद्दीन खिलजी ही था। क्लियर है। नेक्स्ट, मलिक गाजी ने खुसरो शाह की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना की। हमारा खिलजी वंश का डायनेस्टी 1290 से 1320 तक ही रहा। 1320 के बाद दिल्ली में नए राजवंश की स्थापना होगी, दैट इज तुगलक वंश। आइए इसको देखते हैं। अगले वंश तुगलक वंश की स्थापना दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा तक शासन करने वाला वंश तुगलक वंश। तेरह सौ 20 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का पहला सुल्तान भी। मूल नाम इसका गाजी मलिक जो खिलजी डायनेस्टी के खुसरो शाह की हत्या करके दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना करता है। नहरों का सबसे पहले निर्माण गयासुद्दीन तुगलक करेगा। गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया। दक्षिण तुगलकाबाद नामक नए शहर की स्थापना की। तुगलकाबाद का सिग्निफिकेंस इसलिए भी है क्योंकि इसी तुगलकाबाद में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु भी होती है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के अभियान पर मलिक कफूर को भेजा और वहाँ पर तेलंगाना को अपने साम्राज्य में ला लिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद ही तेलंगाना के वारंगल ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और दिल्ली सल्तनत से अलग कर लिया। वहाँ पर विद्रोह हुआ। इसी विद्रोह को दबाने के लिए और तेलंगाना को वापस में दिल्ली सल्तनत में मिलाने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जौना खां को वहाँ पर भेजा, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाएगा। जौना खां ने सफलतापूर्वक वहाँ के विद्रोह को कुचल दिया और वारंगल को वापस दिल्ली सल्तनत में मिलाया।
इससे खुश होकर गयासुद्दीन तुगलक ने उसे उलुग खां की उपाधि दी। उलुग खां की उपाधि दिल्ली सल्तनत में एक और सुल्तान को मिला हुआ था। नसीरुद्दीन महमूद ने गयासुद्दीन बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। और अगला सुल्तान जिसे उलुग खां की उपाधि मिली वो जौना खां अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक था। इसे इसके पिता ने ही दक्षिण भारत के सफल अभियान के बाद उपाधि दी। इसी के समय दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया सूफी संत हुआ करते थे, जो अमीर खुसरो के गुरु भी थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक की आपस में एक दूसरे से कभी खुश नहीं रहते थे। कारण क्या था? खिलजी डायनेस्टी के अंतिम शासक खुसरो शाह ने ये निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टंका उपहार में दिया था। टंका क्या था? दिल्ली सल्तनत की करेंसी जो चल रही थी वो टंका के रूप में ही चल रही थी। 2 करेंसी थी, सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर करेंसी को टंका बोला जाता था एंड कॉपर को जीतल बोला जाता था। खुसरो शाह ने निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टंका दिया। जब खुसरो शाह की हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो इसने वो 5 लाख टका वापस मांगा, लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने इसे देने से मना कर दिया। सिंस निजामुद्दीन औलिया के अपनी जनता में बहुत प्रतिष्ठित थी, दिल्ली की जनता में, और उन बहुत लोकप्रिय भी थे, तो सुल्तान चाहकर भी उनसे कुछ कर नहीं पाता था। अगर सुल्तान उनके साथ कुछ मान लो उसे कुछ सज़ा भी देता तो दिल्ली की जनता में विद्रोह होता। तो ये गयासुद्दीन तुगलक नहीं चाह रहा था कि विद्रोह हो और उसके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी हो। तो आपस में ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई भी मौका आता था तो वो छोड़ते नहीं थे। तो इसी के परिणाम स्वरूप जब बंगाल में बुगारा खां ने अपने आप को दिल्ली सल्तनत से अलग किया तो इस विद्रोह को दबाने के लिए गयासुद्दीन तुगलक खुद ही बंगाल गया। जब यह बंगाल गया तो निजामुद्दीन औलिया ने इसे ये जनता में फैलाया कि अब वापस गयासुद्दीन तुगलक नहीं आ पाएगा। इससे गयासुद्दीन तुगलक बहुत नाराज़ हुआ और उसने ये वहीं से फरमान जारी किया कि निजामुद्दीन औलिया या तो दिल्ली छोड़ दे या फिर आने पर उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। ये जब वहाँ पता चला तो उन्होंने निजामुद्दीन औलिया ने उन्होंने अपने एक संदेशवाहक को भेजा। तो निजामुद्दीन औलिया ने साफ कहा अभी तो दिल्ली दूर है, वो वापस नहीं आ पाएगा। दिल्ली दूर है जो हम लोग कहावत सुनते हैं अक्सर कि अभी तो दिल्ली दूर है, ये निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। बुगारा खां के कौन था? बंगाल का शासक विद्रोह को दबाया। विद्रोह को दबाने के लिए खुद बंगाल गया। विद्रोह को दबाया। विद्रोह को दबाने के बाद ये वापस आ रहा था तो यहाँ की जनता ने निजामुद्दीन औलिया से कहा कि अब आप दिल्ली छोड़ के चले जाइए क्योंकि सुल्तान अब वापस आ रहे हैं। आपने जो भविष्यवाणी की थी वो गलत साबित हो रही है। निजामुद्दीन औलिया ने फिर वापस कहा कि आज तक मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं हुई है तो ये भी भविष्यवाणी गलत नहीं होगी। तुगलक गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली वापस आ ही नहीं सकता है। तुगलकाबाद के पास पहुंचा तो फिर वहाँ की जनता ने बोला कि अब चले जाइए, अब तो वो पहुँच ही गए हैं। फिर इन्होंने कहा कि अभी भी गयासुद्दीन तुगलक वापस दिल्ली नहीं आ पाएगा। फाइनली तुगलकाबाद में ही इनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक बनेगा, विजय अभियान जो बंगाल में विद्रोह को दबा के आया, उनके लिए एक लकड़ी का महल बनाया गयासुद्दीन तुगलक के लिए। सिंस इनके साथ पूरी सेना थी, सेना में हाथी भी थे, तो 1-2 हाथी ने उपद्रव किया तो सारे हाथियों ने उपद्रव किया और लकड़ी के महल को गिरा दिया। उसी महल में गयासुद्दीन तुगलक आराम कर रहा था और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। निजामुद्दीन औलिया का भविष्यवाणी सही हुआ और गयासुद्दीन तुगलक वापस दिल्ली नहीं आ सका। इसके बाद दिल्ली का अगला सुल्तान 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक बनेगा, जो दिल्ली सल्तनत के सारे सुल्तानों में सबसे अधिक विद्वान था। ये खगोल शास्त्री भी था, मेडिकल साइंस का भी जानकार था, तर्कशास्त्र का भी जानकार था और
एस्ट्रोलॉजी जिसे भविष्य शास्त्र बोलते हैं, ज्योतिष शास्त्र, उसका भी बहुत बड़ा जानकार था। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोहम्मद बिन तुगलक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।